चलिए। तो कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था, है ना। आर्टिकल 12 to 35 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ईच एंड एवरी वन आर्टिकल्स हमने देखा था, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, किस तरीके से है। ठीक है। अब हम लोग को देखना था नेक्स्ट चैप्टर, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति नियंत्रण तत्व अथवा सिद्धांत। ठीक है। चलिए, तो डीपीएसपी पार्ट 4, आर्टिकल 36 to 51। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांत अथवा तत्व। ठीक है। चलिए, तो देखिए, अभी हम लोग जो पीछे का चैप्टर जो कंप्लीट किए हैं वो था फंडामेंटल राइट, है ना। तो एक तरफ हम राइट पढ़ के आए हैं, अब हम जो पढ़ेंगे वो ड्यूटी है, कर्तव्य है ना। मूल अधिकार जो था वो क्या था, वो नागरिकों का अधिकार था, और जो डीपीएसपी है ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्तव्य। बार बार मैं बात करता था आपसे कि भाई अधिकार के साथ कर्तव्य भी ध्यान रहना चाहिए, है ना। तो हालांकि ध्यान रखना है कि कर्तव्य ये जो है, ये कर्तव्य फिलहाल नागरिकों का नहीं है, राज्य का है, स्टेट का ड्यूटी है ना, राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी क्या है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, इट्स अ ड्यूटी फॉर स्टेट। तो ये राज्य के लिए कर्तव्य है, जो कि 36 से लेकर के 51 तक के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है। अब डीपीएसपी जो है ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, राज्य के नीति नियंत्रक तत्व, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि नीति निर्देशक, है ना, राज्य को कानून बनाते वक्त ये डायरेक्ट करेगा, है ना। मतलब स्टेट का एक प्रकार से डायरेक्टर है ये, कि स्टेट कोई एक्ट फॉर्म करेगा, राज्य कोई कानून बनाएगा, तो राज्य को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। राज्य को कहेगा कि आप इसको भी थोड़ा देख करके कानून बनाइए। यानी कि 36 से 51 तक की जो बीच की जो बातें हैं, वो सरकार को वो याद दिलाएगा कि आप कानून बनाते वक्त इसको थोड़ा फ्रेम में रखिए, है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये क्या है, राज्य के लिए डायरेक्टिव है कि राज्य कैसे काम करेगा, और राज्य काम करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखेगा। इसी को कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। राज्य के लिए क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। राज्य जब काम करेगा तो 36 से 51 तक की बीच के बातों को ध्यान रखेगा। क्लियर है। अब देखिए, एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे, इनका नाम था BN राव, है ना। तो BN राव जो थे, ये क्या थे, हाँ, सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। उस समय संविधान सभा के सबसे बड़े अटॉर्नी अगर कोई था, सबसे बड़ा विधि का कोई जानकार था, तो वो थे BN राव। ठीक है। तो BN राव साहब थे। तो BN राव साहब ने कहा संविधान सभा को कि देखिए, अधिकार आप लोग दो तरह का रखिए। अधिकार जो है वो दो तरह का रखिए। एक अधिकार जो हम नागरिकों को इमीडिएट दे देंगे, और एक अधिकार जो हम नागरिकों को थोड़ा बाद से देंगे, थोड़ा लेट से देंगे, है ना। ये इन्होंने कहा कि अब अधिकार का दो कैटेगरी रखा जाए। एक कैटेगरी रखा जाए जस्टिकेबल का, इंफोर्सेबल का, और एक कैटेगरी रखा जाए नॉन जस्टिकेबल, नॉन इंफोर्सेबल। मतलब कि अधिकार का जो दो कैटेगरी होगा वो कैसा होगा, तो उसमें स्थिति ऐसी होगी कि एक अधिकार जो कि राज्य तुरंत दे देगा, और दूसरा अधिकार जो कि राज्य लेट से देगा या थोड़ा विलंब से देगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर
किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऐसा क्यों, अधिकारों का दो कैटेगरी क्यों। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम जब स्वतंत्र हुए 1947 में, तो उस समय एक तो हमारे यहाँ गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, खाने के लाने पड़े हुए थे, कुछ भी खाने को नहीं था देश में, है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने एक्सट्रीम एक्सप्लाइटेशन किया था इंडिया का, है ना, बड़े स्तर पर उन्होंने क्या किया था, भारत को एक्सप्लाइट किया था, शोषण किया था। तो शोषण करने के बाद स्थिति ऐसी थी कि देश के किसानों का खेत भी इतना बंजर हो चुका था, जर्जर हो चुका था, कि वहां से खाने के लाले पड़े हुए थे। मतलब इतना भी अनाज नहीं हो पा रहा था कि लोगों का पेट भर सके। इसके लिए हमारा अमेरिका से एक संधि हुआ था, उसका नाम है PL 480, PL 480 हुआ था अमेरिका के साथ। और अमेरिका से आता था मोटा अनाज, और उस मोटे अनाज से भारत के लोगों का पेट भरता था। यानी अंग्रेज जिस बदहाल स्थिति में हमें छोड़ के गए थे, उस समय हमारे पास खाने तक के नहीं थे। अब मान लीजिए कि आपके पास गरीबी इतनी है कि आपके पास खाने का भी पैसा नहीं है ना, तो उस समय आप एजुकेशन को प्रेफरेंस दीजिएगा कि पहले खाने को प्रेफरेंस दीजिएगा? पहले खाने को, कि भाई पहले खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, स्वस्थ रहेंगे तब ना पढ़ पाएंगे। बिना भोजन के कोई पढ़ाई कर पाएगा जी? कर ही नहीं सकता है। तो हुआ क्या कि ऐसा चीज जो नागरिकों को देने के लिए पैसा जिसमें खर्चा करना पड़े, जैसे कि शिक्षा मान लीजिए अगर हमको देना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो 47 में तो खाने के लिए पैसा नहीं था, तो पढ़ने के लिए पैसा कहां से आएगा? इसलिए आप आगे पढ़ेंगे तो DPSP का आर्टिकल 45 शिक्षा का बात, उसमें क्या गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, है ना। DPSP का बात था वो, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया। आज के डेट में आपका शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। तो अब ऐसा चीज जिसको देने में सरकार को पैसा खर्चा करना पड़े, और पैसा उस समय सरकार के पास था नहीं, तो सरकार ने ये तय किया, मतलब कि संविधान सभा ने तय किया कि अधिकारों की दो कैटेगरी बना देते हैं। एक कैटेगरी जिसमें जिसको देने में फिलहाल हमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, उसको हम इन्फोर्सेबल और जस्टिकेबल बना देते हैं, जैसे कि मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति। ये सब देने में पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो बोला ऐसा अधिकार जिसको देने में पैसा खर्चा नहीं करना पड़ रहा हो, उसको हम जस्टिकेबल और इन्फोर्सेबल बना देते हैं, उसको कर देते हैं मूल अधिकार। ऐसा चीज जिसको देने में पैसा का काम हो, जैसे कि शिक्षा, बच्चों को न्यूट्रिशियन, है ना। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि प्रोत्साहन स्तर को बढ़ावा देना। यहां तो चावले दाल नहीं मिल रहा है ना, सॉरी, दाल तो वैसे भी प्रोटीन है, चावले नहीं मिल रहा है, तो दाल खाने का कहां से खोजेंगे जी? चावल सब्जी मिल रहा है, वो काम से ना दाल का प्रबंध करेंगे। तो अब वो न्यूट्रिशन देने की बात थी, तो न्यूट्रिशन तो पैसा रहेगा तब ना देंगे। रोजगार देने की बात थी, सरकार के पास संसाधन जनरेट होगा तब ना रोजगार देंगे, है ना। शराब बंद करने की बात थी, लिकर को प्रोहिबिट करने का बात था, जो भी बिहार में बंद है, आर्टिकल 47 के तहत ही बंद है ना। तो उस समय अंग्रेज सब क्या किया था, सब भारतीय आदमी सबको पिया पिया के पीने का आदत लगा दिया था, है ना, कि पी के लुटाल रहो आराम से, है ना, पी के गिर जाओ। अब पी के गिर जाओगे तो कोई दिक्कत होगा? आराम से शासन करने वाला अपर शासन कर लेगा। तो अगर उस समय सरकार बैन कर दी तो सब पिया कड़वा सब लाइन में लग जाता। अभी दिल्ली सरकार कैसे पिया के सबको उल्टाती है नहीं, शराबी घोटाला नहीं हुआ है दिल्ली में। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार ने उस समय ये तय किया, संविधान सभा ने, BN राव ने कहा कि देखिए, जिसको देने में खर्चा लग रहा है उसको क्या करिए कि उसको कैटेगरी 2 में डाल दीजिए, आज जिसको देने में खर्चा नहीं लग रहा है उसको कैटेगरी 1 में डाल के उसको इन्फोर्सेबल और जस्टिकेबल बना दीजिए। अब कैटेगरी 2 वाला को कहिए कि देखो, अभी तो तुम इसको नहीं दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे पास संसाधन आएगा, जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आएगा, धीरे धीरे तुम उसको देना शुरू कर देना। इसीलिए इसको राज्य का कर्तव्य कहा गया कि राज्य पर क्या है, भले ही कोर्ट में इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य की अपनी जिम्मेवारी है कि जब राज्य के पास पैसा आ जाए, जब राज्य के पास संसाधन आ जाए, तो राज्य क्या करे, राज्य नागरिकों को उसको उपलब्ध कराए। ठीक है। तो जो राइट इंफोर्सेबल और जस्टिकेबल रहा
उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आज जो इन्फोर्सेबल और जस्टिकेबल नहीं रहा उसको क्या कर दिया गया, डीपीएसपी बना दिया गया। क्लियर है? दोनों को साथ ही रखा गया एकदम अगल बगल में, ताकि दोनों एक दूसरे से वेरी करता रहे। क्लियर है? तो ये बात जब इन्होंने कहा तो संविधान सभा के लोगों को ये ठीक लगा कि ये ठीक बात है ना, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको एक्सेप्टेंस मिला। तो पहला फंडामेंटल राइट आपने पूरा पढ़ा है, जिसमें हमने बार बार आपको बताया कि अगर वायलेट होगा तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन 36 से 51 तक में मैं कभी नहीं कहूंगा कि अगर वायलेट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, क्योंकि ये जस्टिकेबल नहीं है, ये इंफोर्सेबल नहीं है। ये राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य की मर्जी होगी, राज्य आपको प्रोवाइड कराएगा, राज्य की मर्जी नहीं होगी, राज्य आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मिलता जुलता विचार सुने कि भाई इसको कहां से लिया जाए, तो हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट जो है ये हमने आयरलैंड से लिया ना। इसको हमने कहां से ले लिया? इसको हमने आयरलैंड से लिया। लिख लेंगे ये, इट्स टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसे हमने आयरलैंड से ले लिया। और एक बार यूपीएससी ने पूछा कि भाई आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था, तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। स्पेन ने इसको कहां से लिया था? ऐसे खोजेंगे तो खोजते रह जाएंगे, कौन कहां कौन कहां कौन कहां, है ना। स्पेन ने कहीं से नहीं लिया था, इट्स ऑन इनोवेशन ऑफ स्पेन। ये स्पेन का अपना इनोवेशन था, स्पेन ने स्वयं ही इसको बनाया हुआ था। क्लियर है? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया भारत के संविधान में, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसको कहा गया कि पीछे आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, तो फंडामेंटल राइट में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका से लिया गया है और वो नागरिकों का अधिकार है। और राज्य के संबंध में वो क्या है? फंडामेंटल राइट राज्य के लिए क्या था? सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक, नेगेटिव था। राज्य के लिए नेगेटिव था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक है कि नकारात्मक? सकारात्मक, पॉजिटिव है। अभी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टेट डिजायर। स्टेट की मर्जी होगी स्टेट आपको देगा, स्टेट की मर्जी नहीं होगी स्टेट आपको नहीं देगा। अब बदले में आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे कि इसमें जितना सब चीज है ना वो रुपया पैसा वाला बात है। समाज को बराबर करिए, पैसा दीजिए, रोजगार दीजिए, तो ये सब देने का उस समय तो सरकार के पास पैसा नहीं था। इसलिए माना जाता है कि आपका जो डीपीएसपी है ना, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये क्या करता है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इट्स स्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना। यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और ये बहुत बार कमीशन ने पूछा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किससे होती है? डीपीएसपी से होती है ना। तो लिख लेंगे कि डीपीएसपी एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। डीपीएसपी एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। नीति तत्व भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इज दैट क्लियर? बुझाई लो तो बोले पड़ते हो ना, एला हम नहीं बोलते ज्यादा अंग्रेजी, मतलब खराब बिगड़ जेते हो हमरो तोरो सबके, है ना। चलिए, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सोशियो इकोनॉमिक, है ना, जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई इसके तहत। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और ये बात भी एक व्यक्ति ने कही थी। अगर आपसे पूछ ले कि किसने कहा कि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, बी आर अंबेडकर, है ना। दिस स्टेटमेंट सेड बाय बी आर अंबेडकर। ठीक है, और एक व्यक्ति थे, इन पर भी बहुत बार सवाल पूछा गया है डीपीएसपी को लेकर, उन्होंने कमेंट पास किया था। उनका नाम है केटी शाह, है ना। केटी शाह जो थे, इन्होंने कहा कि डीपीएससी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान भविष्य में निहित है ना। मतलब चेक कोई काट के दे दिया और कह दिया कि 6 साल बाद भेजेगा,
तो ऐसा चेक, अब मान लीजिए काम आपको आजे का है ना, चेकवा काटने वाला कह रहा है कि ले लो 6 साल बाद, महीना ना 6 साल बाद भज तो क्या कहेगा? कहेगा काम करिए, अपना रख लीजिए अपने पास, क्या हमको दे रहे हैं। तो डीपीएस में तो यही बात था। बीएन राव साहब ने क्या कही कि आप 2 कैटेगरी बनाइए, एक अभी दे दीजिए, एक कहिए कि बाद में दे देंगे। तो केटी शाह ने इस स्थिति को देखते हुए कहा कि भविष्य में किया जाने वाला भुगतान, ये एक ऐसा चेक है जो भविष्य में जिसका भुगतान होगा। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? भविष्य में होने वाला भुगतान, है ना, केटी शाह ने कहा था। ठीक है, कि क्या है? चेक है ना, ये भुगतान कब होगा? भविष्य में, फ्यूचरिस्टिक चेक है ये। तो फ्यूचरिस्टिक चेक किसको कहा था? डीपीएसपी को, है ना, भविष्य का चेक। ठीक है, भविष्य का चेक इन द सेंस ऑफ कि आज दे दीजिए, भजेगा 4-5 साल बाद, है ना। अब वो भजेगा कि नहीं भजेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है जी, क्योंकि कोर्ट में आप जा नहीं सकते, है ना। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भज ही जाएगा, ये भी हो सकता है कि नहीं भी भजे, और नहीं भजेगा तो कह दिएगा इट्स नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट। ये राज्य में, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कि आप जाकर के न्यायालय से कहे कि देखिए हमको नहीं मिल रहा है। ध्यान रखेंगे, 36 से 51 तक जितना बात मैं आपको बताऊंगा, उसमें से कोई भी बात ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में चल जाइए, है ना। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टेट डिजायर, राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्य आपको देगा कि राज्य आपको नहीं देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये चीज हुई। अब क्या है कि डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए क्या है जी? सकारात्मक, है ना, इट्स पॉजिटिव फॉर स्टेट। ये क्या है? राज्य के लिए सकारात्मक है। ठीक है, और नोट करके लिख लेंगे एक लाइन कि इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मत लिखिएगा, प्रवर्तनीय लिखिएगा। परिवर्तनीय और प्रवर्तनीय में जमीन आसमान का अंतर ना। कितना लिख लेता है परिवर्तनीय, अब 3 दिन बाद आकर देखा था सर का हो गए लो, है ना, क्वेश्चन पूछ देता ऐसा ही कोनो। अब कहेगा कि सर आप बोले थे परिवर्तनीय, और नहीं पगला, हम बोल रहे प्रवर्तनीय। तो परिवर्तनीय और परिवर्तनीय में अंतर है। प्रवर्तनीय मतलब होता है लागू करना, प्रवर्तनीय, ठीक है, और बाध्यकारी नहीं है ना, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट एंड इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट एंड नॉट कंपल्सरी ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? झुनझुना दे दिए हैं, बजाने का मन करता बजाइएगा, ना तो धा दीजिएगा चुपचाप। वह ना बात हुआ। हाँ, न मतलब आपकी मर्जी है, मन नहीं है बजाने का तो उठाइए बजा लीजिए, और नहीं मन कर रहा है तो धर दीजिए चुपचाप। कोई ही नहीं कहने जाएगा कि क्या नहीं बजा रहे हैं, कैसे कि उपाय नहीं है, संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है। संविधान सभा ने कहा है कि ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है कि हाँ कुछ नियुक्ति? किसका नियुक्ति? राज्य के लोगों का नियुक्ति। इसमें क्या लाएगा राज्य में लोगों का नियुक्ति? इसमें नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो अभी पढ़ाएंगे तो सब मालूम चलेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। अभी तो है, धैर्य रखना है ना। धीरज धर हुनर अरुनारी, आपतकाल परखी हचारी, है ना। तो धैर्य रखना है ना। धैर्य रखेंगे सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि नहीं। अभी तो लंबा चलने वाला है ना। अभी तो डीपीएसपी आज ही शुरू हुआ है ना, अभी तो चलता हुआ ही है ना। चलिए, तो अभी चलेगा ये, है ना। तो इसलिए धैर्य होकर के समझना है चीजों को, ओके, क्योंकि आप चीजों को समझ लेंगे तो लिखना आसान हो जाएगा, है ना, आप लिख पाएंगे ठीक से। तो अब ये पॉजिटिव स्टेट फॉर स्टेट है, कोर्ट में इंफोर्सेबल नहीं है, और गवर्नमेंट पर ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य देगा कि नहीं देगा। एक सवाल का जवाब मैंने शुरू में ही आपको दे दिया कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, कि डीपीएसपी वाई नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, वाई नॉट कंपल्सिव ऑन गवर्नमेंट, है ना, तो आप आराम से बता सकते हैं बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट रीजन इन दिस टाइम, लैक ऑफ रिसोर्सेज, है ना, संसाधन का अभाव। इस समय जब ये बन रहा था तब देश की सरकार के पास संसाधन नहीं था कि हम इस चीज को हम कंपलसरी कर दे, क्योंकि यदि उस समय हम इसको कंपलसरी कर देते तो ऐसा होता कि देश की सारी जनता जाके कोर्ट में खड़ी हो जाती कि हमको ये नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा, और सरकार के पास उतना रिसोर्स ही नहीं था कि सरकार वो सब कुछ प्रोवाइड करा पाए। क्लियर है? तो ये बता सकते हैं कि क्यों ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक मेरे को दिक्कत नहीं। चलिए आइए तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ, देखते हैं इनके आर्टिकल्स के प्रोविजंस क्या हैं और क्या कहते हैं। ठीक है, आइए। तो इसमें आर्टिकल हम लोग को देखना है सबसे पहले आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है जी? तो अनुच्छेद 36 कहता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। लिखे पढ़ तो हाँ, हाँ 12 में भी था, 36 में भी है ना। हाँ, राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब देखिए आर्टिकल 12 में भी राज्य का परिभाषा आप पढ़े हैं और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा, एंड ये एज वेल एज सेम वैसा ही है। जैसे 12 में आपने राज्य का परिभाषा पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि राज्य के परिभाषा में कौन कौन शामिल होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लीगल पर्सन, क्या लीगल पर्सन में वही आ जाएंगे ऐसे जो सरकार से जुड़े हुए हों, जो सरकारी हों। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब उस समय तो पूरी व्याख्या करके मैंने आपको बताई थी कि कैसे सरकार का मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होता है। तो कैसे सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव इसमें शामिल है, सेंट्रल की लेजिस्लेटिव शामिल है, सेंट्रल की जुडिशरी शामिल है, वैसे स्टेट की एग्जीक्यूटिव, स्टेट की लेजिस्लेटिव और स्टेट की जुडिशरी, एज वेल एज लोकल एग्जीक्यूटिव, लोकल लेजिस्लेटिव एंड लोकल जुडिशरी, ये सब इसमें शामिल है। तो राज्य की परिभाषा ठीक वही है जो परिभाषा 12 में दी गई है। तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहीं पे मैं पूरा डिटेल में गया था और सारी चीजें आपको लिखा दी थी। उम्मीद करता हूं याद होगा सब बात। क्लियर है? तो राज्य की परिभाषा। अब यहां पर अब आप कहेंगे कि 12 में भी दिया, 36 में भी दिया, ऐसा क्यों, दो जगह क्यों दे दिया? क्योंकि 12 का पूरा जो मतलब भाग 3 जो है वो राज्य का ही चैप्टर है। क्योंकि 12 से 35 तक के जो आर्टिकल देख रहे हैं और भाग 3 में मूल अधिकार, तो सारा अधिकार आपको राज्य के खिलाफ में मिला हुआ है ना। इधर आप देख रहे हैं तो इधर सारा अधिकार आपको राज्य के सपोर्ट में मिला हुआ है, मतलब राज्य के कर्तव्य के तौर पर मिला हुआ है। तो वहां पर भी राज्य जानना जरूरी है और यहां पर भी राज्य जानना जरूरी है, क्योंकि एक राज्य के खिलाफ मिला हुआ अधिकार है और एक राज्य को दिया गया कर्तव्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं, तो राज्य के लिए किए गए। क्लियर है? इसलिए यहां पर बेसिकली आपको राज्य रखा गया है। क्लियर है? हाँ जी, क्या आर्टिकल 3 क्यों आएगा इसमें? क्या आर्टिकल 3?
हाँ, तो इसमें क्यों आएगा? इसमें वो क्यों आएगा? इससे उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वो राज्य के भौगोलिक संरचना के परिवर्तन के बारे में बात करता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा की बात हो रही है कि राज्य में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, है ना, जो कंपोनेंट आपको आपके अधिकार दे रहे हैं, है ना, आपके राइट्स दे रहे हैं, या आपके प्रति उनके क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, वहां पर राज्य बनने की बात है, फॉर्मेशन का बात है, जो भाग 1 का आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो यहां पर 36 के परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 37 आइए कि आर्टिकल 37 क्या कहता है। लिखेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह राज्य पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है। लेकिन यह राज्य पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है, बट इट्स इथिकली इम्फोर्सेबल ऑन स्टेट। ये क्या है? डीपीएसपी राज्य का नीति तत्व जो है वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब कि इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना, इट्स नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट। लेकिन ये डीपीएसपी क्या है? ये बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से क्या है? बाध्यकारी है। इट्स इथिकली इम्फोर्सेबल। मतलब ऐसे समझिए कि आप यदि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो इसके लिए तो कोई आपको उठा के जेल में तो बंद नहीं कर देगा, है ना, कि भाई आप अपने माता पिता का, बड़ों का, समाज में लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए चलिए आपको जेल कर देते हैं। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। लेकिन आपको सामाजिक रूप से आपके ऊपर एक बाध्यता है, नैतिक रूप से आपके ऊपर एक दबाव है कि आपको अपने से बड़ों, है ना, अपने माता पिता या आपसे जो भी बड़े हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। इसका कोई कानून है? कोई कानून नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी है। इट्स इथिकली इम्फोर्सेबल कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, है ना, आप अपने से बड़ों का अपमान न करें। इसके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन ये आपका संस्कार है। अगर आप ये नहीं करिएगा, आप बड़ों का अपमान करिएगा, है ना, माता पिता का सम्मान नहीं करिएगा, तो पुलिस उठा के तो आपको नहीं ले जाएगी, लेकिन लोग कहेगा कि मानसिक रूप से विकलांग आदमी है, दिमाग इसका खराब हो गया, संस्कार नीचा हो गया है, संस्कारहीन हो गया है। क्यों? क्योंकि सीखा ही नहीं। तो ऐसे अगर कोई राज्य डीपीएसपी आपको नहीं देता है तो इसके लिए कोई कोर्ट एक्शन नहीं होगा, लेकिन इसकी आलोचना होगी, इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। लोग कहेंगे कि यार तुम तो अपना कर्तव्य ही पूरा नहीं कर रहे, तुमको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, है ना। तो ये इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट बट इट्स इथिकली इन्फोर्सेबल ऑन स्टेट। ये राज्य पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है कि राज्य को जिस दिन सक्षमता आ जाए, यानी राज्य जिस दिन पावरफुल हो जाए, राज्य के पास जिस दिन संपत्ति आ जाए, पैसा आ जाए, उस दिन राज्य डीपीएसपी में लिखी हुई बातों को अपने नागरिकों को ईमानदारी से उपलब्ध कराए, है ना। तो ये इस प्रकार से यहां पर स्थिति है। क्लियर है? इसलिए कहा जा रहा है कि इट्स नॉट इन्फोर्सेबल ऑन कोर्ट, लेकिन इट्स इथिकली इन्फोर्सेबल ऑन स्टेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। तो 38 क्या कहता है? तो 38 कहता है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। राज्य
एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। स्टेट एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, स्टेट एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा न्याय के साथ, विथ जस्टिस, न्याय के साथ। तो आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य किसके साथ? न्याय के साथ। अब देखिए यहीं से अब डीपीएसपी आपका स्टार्ट हो गया। कर्तव्य है राज्य का, राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य लोक कल्याणकारी हो। लोक मतलब होता है जनता, कल्याण मतलब क्या? उसका बेहतरी, उसकी अच्छाई। मतलब राज्य एक ऐसा राज्य बनाए जिसके अंदर रहने वाले नागरिकों का कल्याण हो, यानी उनको रोजगार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको रहने को घर हो, उनके साथ भेदभाव ना होता हो, जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन ना हो बल्कि रिसोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड हो, है ना। मतलब कि संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो बल्कि उनका विकेंद्रीकरण हो। ऐसा ना हो कि संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाए और बाकी लोग के पास कुछ भी ना हो। तो ये राज्य निश्चित करेगा कि क्या हो? राज्य लोक कल्याणकारी हो, ठीक है। और लोक कल्याणकारी कैसे होगा राज्य? जब राज्य में न्याय होगा, है ना। तो यहां पर जिस न्याय की बात हो रही है वो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये लिख लेंगे। न्याय मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है यहां पर? कि आपको किसी भी प्रकार से कोई अनडिसबैलेंस ना हो, कोई असंतुलन ना हो, सबको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, भेदभाव ना हो किसी के साथ। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि सबको एक समान अवसर दिया जाए, सबको रोजगार के अवसर दिए जाए, सबको सब तरह से अवसर दिया जाए ताकि उसको किसी तरह का कोई दिक्कत या समस्या ना हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस, कि सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो। जिसको मन करे वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, वोट देगा, है ना, मतदाता सूची में उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो ये सारे राइट्स सबको मिलेगा, है ना। सभी आप देखते हैं कि कितना लोग को पार्टी सब टिकट नहीं देता है, तो टिकट कोई नहीं दे रहा है तो विकल्प है कि निर्दलीय लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गो कैंडिडेट बिहार में निर्दलीय खूब चर्चा में था। तीनों एक एक ग्रुप का आदमी सब था, लेकिन मतलब दोस्ती था तीनों में। यहाँ से एगो अपना छोड़ दिया, कह दिया कि अब हम नहीं लड़ेंगे, है ना, मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, है ना। अब 2 बच गए, वो पवन सिंह और गुंजन सिंह, है ना। गुंजन सिंह नवादा से, पवन सिंह काराकाट से। अब ये लोग लड़ रहा है चुनाव, है ना। तो ये लोग क्या निर्दलीय लड़ रहा है, किसी दल से नहीं लड़ रहा है ना, क्योंकि किसी दल ने टिकट नहीं दिया। सबको अधिकार है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निर्दलीय आप लड़ लीजिए। कोई पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती है फिर भी आप लड़ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, वो भी लड़ रहे हैं। हाँ तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये सब जैसा चर्चित नहीं ना है ना, और उनकी जीतने की संभावना न्यून है, ठीक है ना। नहीं नहीं, उनकी न्यून है संभावना जीतने की, है ना। इसमें से जो इस एक का था थोड़ा बहुत संभावना, क्योंकि बहुत जनता के बीच में घूम रहे थे, सब सेटिंग करके बिठा दिया, अभी आगे बीजेपी में शामिल हो गए, तभी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। पवन सिंह का चांस है कि चुनाव जीत सकते हैं, है ना, काराकाट से वो जीत सकते हैं ना, क्योंकि गायक हैं और इसलिए पॉपुलरिटी है लोगों के बीच में, है ना। और कहबे करते हैं कि विकास विकास कैसे होता है, हो जाएगा विकास, टेंशन मत लीजिए,
तो पूछता है कि अच्छा विकास का कुछ रोड मैप तो बता दीजिए। बोलते हैं वो पूछने का जरूरत नहीं है, बस हो जाएगा विकास, आप निश्चिंत रहें, विकास हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि हमसे फिल्म के बारे में पूछिए, हमसे संगीत के बारे में पूछिए, मैं वो बताऊंगा, विकास थोड़ी बताऊंगा। भाई विकास नहीं बताओगे, सांसद बन रहे हो, तो विकास तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसा विकास करोगे भाई, है ना। यह कौन सिंह है ना, ये अपना गीत हो गया थे कौन, पुदीना वाला गीत ये गए थे, है ना, ये ना गए थे जी, है ना। मैंने इस सब का अस्तर इस सब का उठवे नहीं करता है कि नहीं। ठीक है कि अभी खेसारी कुमार नहीं लड़ रहा है, वो नमक रोटी वाला पार्टी है कि नहीं, ठीक है वह ना है जी, नून रोटी खाएंगे, है। तो वो कहिए कि अभी वो नहीं लड़ रहा है, तो एक तरफ से पुदीना जीत जाए, एक तरफ से नमक रोटी, मालूम चला बिहार का गौरव भी और बढ़ गया है। अच्छा ये भी है, बड़ा रिसर्च है भाई, हाँ, क्योंकि ये तो बहुत पहले का बात होगा हमको लगता है ना, है ना, ये तो बहुत हिस्टोरिकल हो गया, अब ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, है ना। तो ये सब तो अपडेटेड है, ये सब 3-4 साल 5 साल पहले का बात सब है ना। तो कहने का मतलब है कि अब ये सारे लोग अगर मान लीजिए कि इनके पास डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं होगा, तो किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। एक रोड मैप तो होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए कि आपके डेवलपमेंट्स के क्या क्या बेस हो सकते हैं, किन किन लेवल पे आप अपने डेवलपमेंट्स को रखेंगे, है ना। लेकिन खैर ये मैं आपको ये कह रहा था कि चूंकि यहाँ पे राजनीतिक न्याय है, तो राजनीतिक न्याय का यह मतलब है कि आपको भारत का संविधान अधिकार देता है कि आप अपना राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, आप चुनाव लड़ लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय लड़ जाइए, बिना किसी दल के भी आप चुनाव लड़ के जीत सकते हैं, और जीत करके आप सांसद या विधायक बन सकते हैं। तो ये आपको सोशल जस्टिस मिलता है, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, क्लियर है। तो यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ, ठीक है। ये सब आपको जो है दिया जाएगा। हाँ ये रसिया से, है ना, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था वहां पर है, यूएसएसआर, ठीक है। तो वहीं से ये इन्फ्लुएंस है, और ये न्याय का पूरा कंसेप्ट ही वही के संविधान से है। प्रस्तावना में न्याय का जो कंसेप्ट है, ये आपको पहले ही दिन लिखाया जा चुका है, अपना खोल के देखिएगा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेज खोल करके जाइएगा, यूएसएसआर वाले पेज में, वहां पर लिखा होगा प्रियम्बल में जस्टिस, है ना, प्रस्तावना में न्याय, ठीक है। तो थोड़ा गलती से एक आध दो बार रहम करिएगा, नोट्स पर खोलते खोलते रहिएगा, तो थोड़ा, है ना, मुलाकात होते रहेगा फैक्ट सबसे, मुलाकात होता रहेगा तो याद भी होता रहेगा। चलिए, तो 38 समझ गए, है ना। और यही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय दे रहा है, यहीं से अर्थ निकलता है जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि डीपीएसपी जो है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। ये यहीं से ये अर्थ निकलता है, क्लियर है। चलिए, और यहीं पे एक बात ये कही गई है, मतलब इसी के अंतर्गत ये विचार है जो मैंने आपको बताया कि भाई संसाधन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। संसाधन का संकेंद्रण मतलब हुआ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज जो है उसका संकेंद्रण, मतलब किसी एक आदमी के पास सब रिसोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि रिसोर्स क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, है ना, विकेंद्रीकृत, सबके पास कुछ ना कुछ संसाधन हो। नहीं तो अगर एक संसाधन एक ही आदमी के पास पूरा रह जाएगा तो क्या होगा, एक ही आदमी अमीर होते चला जाएगा और गरीब गरीबे रह जाएगा, है ना। तो इसलिए संसाधन को न्यायपूर्वक वितरित करने का काम भी सरकार का है, कि वो संसाधन का न्यायपूर्वक वितरण करे, ठीक है, जस्टिकेबल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, क्लियर है। क्या यहां से अर्थ निकलना, सब चीज लिखना क्या है, अर्थ भी समझिए, है ना, लिखना चाहे याद करने तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोक कल्याणकारी, तो कल्याण किस किस बेसिस पे हो सकता है, थिंक अबाउट इट, है ना, कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे कि हम एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत ये कि भाई अगर संसाधन को भी हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो वेलफेयर स्टेट किसे बनेगा। अब एक ही आदमी अमीर हो जाएगा, 2 आदमी अमीर, 10 आदमी अमीर हो जाएगा, अब बाकी 200 लोग गरीब हो गया, तो ये वेलफेयर स्टेट हुआ। वेलफेयर स्टेट का काम है कि वो क्या करे,
वो सबको समान तौर पे अधिकार दे और सबके पास संसाधनों का सम वितरण करे, है ना। तो इट्स अ फीचर ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, आपको क्या बनना है, अधिकारी बनना है ना जी, नॉट क्लर्क। हाँ जी सर। क्या क्या? हाँ, पगला तो दिमाग कहने के लो रे हैं? ये एकरा में यू तुम कहाँ से घुसा दिया जी हेलीकॉप्टर का मुद्दा इसमें? वो तो पॉलिटिकल मुद्दा ना है जी, वो सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट में क्या है, कलेक्टर चाह देगा तो नहीं उतरने देगा, प्रधानमंत्री को नहीं उतरने देगा। अब मोदी जी को नहीं उतरने दे रहा था पिछला बार आ रहा का वो कलेक्टर, ना मुझे नहीं याद है कि उस समय कौन था कलेक्टर, मोदी जी का सभा ना था आरा में, वो फोन करके कह दिया कि आप आना आता आइए, लेकिन भीड़ हमरा से कंट्रोल नहीं होगा। मैटर खत्म। कलेक्टर चाह देगा तो नहीं उतरने देगा। आरके सिंह नहीं भाई, आरके सिंह तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। आरके सिंह का समय बहुत पहले का। हाँ, कि तो मतलब कि आप हम नहीं कर सकते हैं अगर, मुख्यमंत्री को छोड़िए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम परमिशन जिला के कलेक्टर से लिया जाता है, एसपी से लिया जाता है। कलेक्टर साहब लिख के भेज देंगे कि देखिए आपको आना है तो आइए। तो देश के होम मिनिस्टर को बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाना था तो नहीं जाने दे रही थी, तो जा करके कोर्ट से उनको आदेश लेके आना पड़ा। अब समझिए यहाँ पे मतलब कि कोर्ट का क्या स्थिति है ना। कोर्ट कितना पावरफुल है हम लोग के देश में। कोर्ट का मतलब जैसे कि आप रोक नहीं सकती हैं, वो भी कोर्ट में गया कौन, देश का होम मिनिस्टर, जो पूरा सारा सेंट्रल फोर्सेस संभाल रहा है। वो आदमी को एक स्टेट में घुसने नहीं दे रही थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री, तो उसको जाना पड़ा कोर्ट में, कोर्ट से कहना पड़ा कि देखिए हमको घुसने नहीं दे रही है, अपने राज्य में हमको नहीं जाने दे रही है, जबकि पूरा देश का सिस्टम मेरे कंट्रोल में है ना। तब फिर वहां से मिलने के बाद गया। तो ऐसा स्टेट कर सकता है ना, स्टेट के पास पावर, तो वो इस तरह से नहीं होता है ना। ये सब उसका पैरामीटर नहीं है, वो तो आपका लीगल इशू है ना। उसका डीपीएसपी से कोई नहीं, डीपीएसपी तो डेवलपमेंट का चीज सब है ना। राज्य का विकास कैसे होगा इसमें यह सब खाली मिलेगा, आगे आप जितना देखेंगे केवल विकास का मुद्दा मिलेगा, एक भी विवादित मुद्दा नहीं मिलेगा। हाँ, विवादित एक मुद्दा मिलेगा, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है ना, 44 है ना, जो कॉमन सिविल कोड की बात करेगा, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है देश में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू कर दीजिए, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। तो उस पर थोड़ा सा विवाद डिस्प्यूट होता है, वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे कि विवाद के कारण क्या है वहां पे, ठीक है। आर्टिकल 39, 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन्स, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन्स, समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए, ठीक है। अब देखिए कि अगर पुरुष और महिला एक ही काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको वेतन भी एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई काम के लिए पुरुष को ज्यादा पैसा, महिला को कम पैसा, या महिला को ज्यादा पैसा, पुरुष को कम पैसा। अगर एक ही रैंक पर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का वेतन समान होगा, है ना। हाँ, अब है कि कार्य की प्रकृति भी एक ही होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि अब कार्य मतलब वर्क का टफनेस लेवल कहीं मान लीजिए ज्यादा हो गया, प्रकृति अलग हो गई, तब प्रकृति अलग हो जाएगा तो हो सकता है पैसा बढ़ जाए कुछ। लेकिन अगर कार्य की प्रकृति एक ही है, एक ही रैंक है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पैसा दोनों का समान होगा, ठीक है। ऐसे अभी जैसे बिहार में टीचर्स की वैकेंसी हो रही है बीपीएससी के माध्यम से, आप लोग देख रहे हैं। तो जब ये नहीं होता था तो
बिहार में जो शिक्षक लोग थे, नियोजित शिक्षक लोग, इसी आर्टिकलवा के तहत ना, आर्टिकल 39 के तहत कहाँ चल गया, सुप्रीम कोर्ट, है ना। मतलब लोग केस लड़ते गया, चल गया सुप्रीम कोर्ट, लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप देखिए, संविधान में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए। तो हम लोग भी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को पैसा कम मिलता है, अब पुरनका टीचर सबको पैसा ज्यादा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि पगला, पहले तू लोग सुनो, पहले तू सब जाके बढ़िया टीचर से पॉलिटी पढ़ के आओ, तो पहले थोड़ा सा पॉलिटी कमजोर है ना, आ गया। स्टार्टिंग में हम आपसे क्या कहते हैं कि डीपीएसपी इज नॉट इम्पोर्टेबल इन कोर्ट, हाई डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि पढ़ा नहीं है तुम लोग पॉलिटी, आर्टिकल 39 कोर्ट में वैध नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। राज्य का ना मामला है जी, राज्य सरकार से जाकर बतियाओ, उसको जाकर आंदोलन करो, उसको देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्य के पास ना कानून होना चाहिए। तो अब इस सब का पॉलिटी था कमजोर, सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में आ गया, और राज्य सरकार को भी बात समझ में आ गया। तब राज्य सरकार कहा कि रुको, एक काम करते हैं, अब नयका टीचरवा जो लेंगे ना वो बीपीएससी से लेंगे, तब बीपीएससी पास करना पड़ेगा, तो तब पॉलिटी पढ़वे ना करोगे। तो अब कि हम सबन के पढ़ा के भेजे हैं पॉलिटी, है ना, टीआर 1 से पढ़ा रहे, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में अभी फिर पढ़ाई रहे। तो अब सब पॉलिटी पढ़ के गया ना, तो बहुत बहुत अलग अलग विद्यालय में बहुत सारे टीचर सब हो गया है ना। तो अब 39 में पढ़ लिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए। तो पहला बात तो यही था कि इस आर्टिकल के तहत आप जा ही नहीं सकते थे। और दूसरा बात यह है कि पुराने वाले में वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का सैलरी हाई था, और नया वाला में, नियोजित वाला में, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का सैलरी कम था। तो अंतर कहां हुआ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पुरुष और महिला के लिए, है ना। तो पुराने वाले में महिला अगर है तो उसका भी सैलरी ज्यादा है, पुरुष है तो उसका भी सैलरी ज्यादा है, और नियोजित वाला में पुरुष है महिला है, दोनों का सैलरी कम है ना। अब ये होता क्या है कि जब नियोजित हो किया जाता है तो सरकार कहती है ना कि हम इतने सैलरी आपको देंगे, तो पहले सब सोचता है कि कोई बात नहीं, नियोजित हो ना जाते हैं, पहले कर लेते हैं कितना पैसा पर, अब बाद में आंदोलन करके परमानेंट हो जाएंगे। तो वही बीच में डाल दिया सरकार की, रो थोड़ा सा उपाय करते, बीपीएससी पास करो सब, अब है ना, बीपीएससी पास करोगे उसके बाद हम तुमको परमानेंट बना दे देंगे। नियोजित वाला लोगों को कह दिया कि सक्षमता पास करके आइए, है ना, वो लोग कह दिया कि सक्षमता पास करिए, सक्षमता पास करिएगा तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, है ना। तो वो एग्जाम वैसे ही होगा, जैसे बीपीएससी ले रही है ना, वैसे ही सक्षमता वाला लोग का भी एग्जाम होगा। तो जो नियोजित सक्षमता पास करेगा वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेगा, और नहीं करेगा तो नियोजित रह जाएगा, है ना। तो राज्यकर्मी वाला सुविधा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन में एक ही रैंक पर यदि, और अभी आपको मैं बता दूं कि इसके लिए कानून बन चुका है ना, और ये अब लागू हुई, मतलब ये इन्फोर्सेबल अब हो चुका है कि पुरुष और महिला यदि एक ही पद पर काम कर रहे हैं तो उनके वेतन में वेरिएशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी में सिलेक्ट होंगे, है ना, तो डीएसपी रैंक पर मान लीजिए कि कोई लड़का भी सिलेक्ट होता है, कोई लड़की भी सिलेक्ट होती है, तो ऐसा नहीं होगा कि लड़की का सैलरी कम रहेगा लड़का का ज्यादा, चाहे लड़का का ज्यादा लड़की का कम, ऐसा नहीं रहेगा, दोनों का सेम सैलरी रहेगा, है ना। हाँ, अब वही है कि कार्य की प्रकृति में अगर अंतर होगा, जैसे आप देखते हो कि आर्मी में जो जवान सब भर्ती होते हैं, तो अब मान लीजिए कोई जवान दानापुर कैंट में पोस्टेड है और कोई जवान लेह लद्दाख में पोस्टेड है, तो सैलरी एक रहेगा, उसका लाइफ बहुत खतरा में ना है। तो काम भले सेम है लेकिन उसका काम का जो जो नेचर है वो काफी डेंजरस है, तो डेंजरस है तो उसका सैलरी हाई रहेगा। लद्दाख उद्दाख में जिसको भी पोस्टिंग मिलता है उसका सैलरी हाई हो जाता है ना, क्योंकि वहां बहुत मतलब पीने का पानी का भी टेंशन रहता है, पीने का पानी थोड़ा सा अगर रह गया तो तुरंत बर्फ हो जाएगा, पी भी नहीं पाइएगा, है ना, वो स्थिति रहता है वहां पर। तो वहां पर जो जवान सब रह रहा है, कब बादल फट जाएगा, कब समस्या आ जाएगी, कोई नहीं जानता है, तो इस तरह का स्थिति रहता है। तो वहां पर जो जवान रहता है उसका सैलरी ज्यादा रहता है, तभी दानापुर वाला जवान नहीं कर सकता है कि हमारा सैलरी कम उसका ज्यादा है, क्यों, उसका लाइफ ज्यादा डेंजर में है ना। अब चाहे जो जो बॉर्डर पे, जो कश्मीर में पोस्टेड है, तो कब वो बम आ सकता है, हम लोग सबसे सेफ जोन में है जी बिहार, है ना, हम लोग प्राकृतिक आपदा से भी सेफ हैं। नेचुरल डिजास्टर देखते हैं हम लोग यहाँ खाली झटके देके चल जाता है, हल्का झटका, सुतल रहेंगे तो बोरे न्यूज में मालूम चलता है कि भूकंप आया था रात को, है कि नहीं। और उत्तराखंड वाला सबको जब आएगा तो मालूम चल जाएगा कि आ गया, है ना, नेपाल में लोग को मालूम चल जाएगा कि आ गया तुरंत, है कि नहीं, लेकिन हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है।
कहते हम लोग थोड़ा सेफ जोन में है। बॉर्डर भी आप देखिए, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा हम लोग साझा नहीं करते हैं एक्सेप्ट नेपाल। तो नेपाल अंतरराष्ट्रीय क्या है, साइकिल डुगराते जाना है, साइकिल डुगराते आ जाना है ना। सब मतलब रोजो आदमी सब विदेश जाता होगा इस हिसाब से, तो है ना, भाग जाता है तो नेपाल, और नेपाल से आ गया, कोई आने जाने के लिए वीजा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग का कोई ना, हम लोग का चाइना पड़ोसी है, ना हम लोग का पाकिस्तान है कि कोनो बम फेंकेगा हम लोग के यहाँ। बम फेंकने वाला भी टेंशन हम लोग के यहाँ नहीं है। बम फेंकने वाला टेंशन राजस्थान को है, पंजाब को है, कि बगल में सटल है पाकिस्तान, कब गिरा देगा कोई नहीं जानता है ना। तो हम लोग बहुत तरह चीज से जो है सो थोड़ा सा टेंशन फ्री है। हाँ जी, क्या आप जाएंगे इस, अगर एक्ट बन गया कोई कानून, अब कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो आप जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी सीधे तौर पर अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट जाके नहीं कर सकते हैं कि हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये राज्य चाहेगा तो आपको मिलेगा, राज्य नहीं चाहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य ने ही मान लीजिए कि इसके लिए कोई कानून बना दिया, अब उस कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तब आप जा सकते हैं कि कानून के आधार पर, इसके आधार पर नहीं, ठीक है। बिकॉज डीपीएसपी आर्टिकल 37 नॉट इम्फोर्सेबल इन कोर्ट, इट्स इथिकली इम्फोर्सेबल इन गवर्नमेंट, है ना, नैतिक रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। तो लीगली आप इसके तहत 36-51 के बीच में अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रहा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये केवल सरकारी राज्य के परिभाषा में जो है उनके लिए है, सरकारी जो कंपनी होंगी जो सरकार से जुड़ी उनके होंगी, प्राइवेट कंपनी के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। इसलिए प्राइवेट कंपनी बहुत तरह का भेदभाव होता है ना, चाहे प्राइवेट संस्थान इंस्टीट्यूशन सब में देख लीजिएगा। एगो तो इंस्टीट्यूट सब में तो एगो तो क्या कहें हम, एगो तो गजबी स्थिति है जी, है ना। एक होता है रिसेप्शन का काउंटर, वो रिजर्व कर दिया है सब लड़की सबके लिए कि वहां लड़का के जो वैकेंसी नहीं है ना, बढ़िया से बढ़िया लड़का खूब पढ़ा लिखा तब वो सब नहीं देगा वहां पर जॉब, कहिए ना कि हमको रख लीजिए, हमको बहुत अच्छे जानते हैं, सब जगह है भाई, सब जगह की बात कर रहे हैं, है ना। इत काम तुम्हारा देखने का, तो अपन काम देखो ना खाली कि तोहर कमुआ ठीक से हो रहा है कि नहीं है। ये ना दिक्कत हम लोग के देश का है, दूसरा को सब कोई देखता है, अपन अपन सब लोग देख ले तो पूरा देश सुधर जाए। तुम अपन देखो कि जितना जिसे पढ़ रहे से सब तो याद हुआ है कि नहीं, याद हुआ है, तो 5 दिन का प्रोडक्टिविटी कुछ नोट किए हो क्या, बुझा तो कुछ ओकरो देखे पड़तो, है ना, कि भाई क्या प्रोडक्टिविटी है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोस्ट है वो रिजर्व पोस्ट है ना, वो कितना क्वालिटी होगा ना तो लड़का को जॉब नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कहा नहीं मिलता है? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? बताए बताया ना कि महात्मा महात्मा बुद्ध क्या प्रिय शिष्य था, कौन, आनंद। तो आनंद कहा कि गुरुदेव एक काम करे ना, महिला लोग को भी तो शामिल कर न लीजिए इसमें। किस मतलब कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध महिलाओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, अगर पहले तुम सीधा बैठो तो ऐसे, हाँ। तो अब क्या है कि तो वो बोले, आनंद बोले कि सर गुरुदेव मतलब महिला लोग को शामिल कर लीजिए इसमें, ठीक रहेगा। तो महात्मा बुद्ध बोले कि देखो, अगर हम इस धर्म में महिलाओं को शामिल कराएंगे तो जो धर्म 5000 वर्ष आगे तक जाना चाहिए ना, वो 500 वर्ष में निपट जाएगा, वो ज्यादा 10 दिन तक नहीं कटेगा। आनंद कहा कि महाराज तो गजब बात बोल दी आप, है ना, इसमें क्या दिक्कत हो जाएगा भाई, क्या समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि समस्या बहुत तरह की हो जाएगी, तुम नहीं समझ रहे हो। तो बोला कि ज्यादा समस्या जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करें, है ना, तो आप उनको दीक्षित कर दीजिए। लेकिन बोले कि चलो हम दीक्षित तो कर दे रहे हैं, लेकिन तुम समझ लो कि बहुत समय तक का मैटर नहीं रह जाएगा, फिर कुछ ही समय बाद इसका मैटर खराब हो जाएगा महिलाओं के आ जाने से। तो अब आनंद कहा कि भाई क्या दिक्कत है साहब महिलाओं में, भाई उनके आने से क्या समस्याएं हो जाएंगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, दिक्कत महिलाओं में नहीं है, दिक्कत पुरुष सब में है। यही हम चाहते हैं कि उनको दूर रखें, है ना, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि उनको सेपरेट रखें, कैसे कि वो सब आ जाएगी ना तो ये सब नहीं मानेगा पगला। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग अपना गृहस्थी का काम देखें, इधर जिसको अपना ज्ञान मार्ग पे जाना है वो इधर चले। लेकिन
आनंद के बहुत दबाव के बाद महात्मा बुद्ध ने शामिल करा लिया। आज शामिल कराने का वही स्थिति रहा कि बाद में आप देखिए बौद्ध धर्म इंडिया के अंदर में क्या स्थिति हुई, है ना, लगातार डिक्लाइन। और आज के डेट में इंडिया में माइनॉरिटीज में आते हैं, है ना, बाकी वर्ल्ड में फेमस हो गए लेकिन इंडिया के अंदर में माइनॉरिटी में चले गए, जबकि ओरिजिन यही है ना, जो ओरिजिन है वही अपने बिहार के गया के अंदर में हुआ, है ना, जो धर्म ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ वो यहीं से हुआ। खैर, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला के लिए ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बाध्यकारी है एकदम, क्योंकि अब कानून बन चुका है। ठीक है, तो सरकार के यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। इवन सरकार से जुड़ी हुई अगर कोई कंपनी है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जो लिमिटेड कंपनियां हैं वो भी इसको फॉलो अप करती हैं, जो लिमिटेड नहीं है वो इसमें थोड़ा सा उनका उतार चढ़ाव होते रहता है ना। और वो सीधे कहते हैं कि भाई हम जो प्राइवेट कंपनी है कि हम अगर कुछ पैसा देंगे तो हम परफॉर्मेंस के बेस पे देंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपके वजह से हमारी कंपनी लीड हो रही है, हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो हम आपको सैलरी ज्यादा देंगे। अगर आपके काम से हमारी कंपनी अच्छा नहीं हो पा रही है तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ना। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी में परफॉर्मेंस नहीं होता है, एक बार सिलेक्शन हो गया बात खत्म, है ना, फिर आप करिए। प्राइवेट नौकरी क्या है, जितना ज्यादा आप परफॉर्मेंस दीजिएगा, जितना बढ़िया करिएगा, उतना जल्दी जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा, उतना ज्यादा आपको पैसा में मिलेगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ बिल्कुल मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी है, वो भी सरकार का पार्टिसिपेशन है उसमें, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पर एक चीज और लिख लीजिए, 39A 39A। अब 39A क्या है? तो 39A लिखेंगे निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता। अब देखिए, राज्य का कर्तव्य है कि निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका मान लीजिए कि उनके पास स्थिति ऐसा होगा कि कोई अपराध कर दिया या कोई क्राइम किया है, लेकिन उसके पास, या कोई उसका मैटर चल रहा है लेकिन उसके पास नहीं है इतना पैसा कि वो रख पाए अपना मतलब लीगल एडवाइजर, मतलब कि वकील रख पाए। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों को लीगल एडवाइस उपलब्ध करवाए, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग के यहाँ सबको लीगल एडवाइस मिलता है, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो आम आदमी हो। ठीक है, तो इसके लिए सरकार इसी के तहत आपको सरकारी वकील उपलब्ध कराती है ना। आप देखते हैं कि आम आदमी तो खैर छोड़िए, ये आतंकवादिया सब जो आतंकवादी बन के आता है हम लोग के देश में, पकड़ा जाता है तो इसको भी सरकार क्या करती है? वकील देती है अपने पैसा से, है ना। सरकारी वकील उसका केस लड़ते हैं ताकि ये हम एक मैसेज दे पाए कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, हमारे यहाँ कानून का शासन होता है ना, और वो कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। तो तमाम जो टेररिस्ट भी पकड़ाते हैं तो उनको देखते हैं कि फांसी देने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वो क्यों लगता है टाइम? उनको ऐसे ही बैठा के नहीं रखा जाता है, उनके पूरे केस की हियरिंग होती है, पूरा ट्रायल होता है, उनका भी पक्ष सुना जाता है कोर्ट के सामने, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और तमाम प्रोसेस होता है जो कि आम अपराधियों के साथ होता है ना। और उनको यही का वकील उनका केस लड़ता है। तो आप समझिए कि उनको भी फ्री लीगल एड मिलता है। ठीक है, तो हर लोग को, अगर जिसके पास संसाधन है, जिसके पास संसाधन नहीं भी है, सभी लोगों को वकील का सुविधा सरकार जो है सो प्रोवाइड कराती है, देती है कि भाई आप वकील की सुविधा आपको मिलेगा, है ना। तो वो इसी के तहत वो उपलब्ध कराती है। ठीक है, फ्री लीगल एड। तो एक तो होगा कि वकील देगा, इसके अलावा प्रोसेस ये भी है कि जितने अधिकारी हैं, है ना, अब जैसे कि कोई आदमी का कोई केस होता है, एफआईआर होता है, तो एफआईआर करता है आदमी तो सबसे पहले कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन, है ना, थाना में जाता है। तो थाना में जब जाता है तो थाना में भी जो दरोगा जी बैठे हुए हैं उनका भी काम है कि वो आदमी को मतलब मैटर समझाएं, है ना। दरोगा जी का भी काम है कि अगर कोई नॉर्मल टाइप का, देखिए गांव में अजीब अजीब तरह का झगड़ा होता है ना। अब किसी का भैंस भूला गया, अब पगला करके लिए मारा मारी कर देगा, है ना।
कि हमारे भैंस तू ही चुरा लो, है ना, कोनो के बकरी भुला गए तो बकरी के लिए केस कर देगा, हमारी बकरी हमारे खोसी लेके भाग गई। खोसी कोनो चुराता है जी, खोसी का तो मैटर हो जाता है कि नहीं? मैटर का खा पी गया, वो मिटाएगा कहीं वो, है? बेटे में आ जाए तो कहता है दरोगा जी हमारे खोसी ले गए लो, है कि नहीं? अब इस तरह का मैटर हो गया, तब दरोगा जी अगर ठीक होंगे तो दरोगा जी उस मैटर को कोर्ट में भेजेंगे, लिखवे नहीं करेंगे केस, दोनों को बुला के डांट वोट के समझाओ जाके फाइन वाइन दिलवा करके भेज देंगे कि जाओ। हर तरह का केस थोड़ा ना हम लोग के यहाँ कोर्ट पर केस का बोझ इतना कहा है, हर तरह का केस लिखा जाता है, जबकि बहुत ऐसा केस है जो एकदम नॉमिनल टाइप का है और सरकार चाहे तो मतलब जो सिस्टम के लोग हैं, दरोगा जी हैं चाहे एसपी साहब हैं, ये चाहे तो अपने स्तर पर ही बहुत सारे मैटर को खत्म कर सकते हैं और जस्टिस फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन हर तरह का केस ये लोग क्या करता है, रजिस्टर करके एफआईआर करके भेज देता है कोर्ट में। इस वजह से कोर्ट का बहुत सारा प्रेशर जो है सो बना रहता है। तो यहाँ पर हर लेवल पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी काम है कि अगर कोई आदमी आ रहा है तो आप उसको कानूनी बात समझाइए, उसको बताइए कि केस जिस दिन हो जाए रजिस्टर अगर हो गया तो फिर कितना परेशानी होगा, आपको कितना आना जाना पड़ेगा, किस किस तरह की होंगी। नॉर्मल टाइप का मैटर है, कोई बहुत बड़ा कांड हुआ नहीं है, कोई बहुत बड़ा कांड होता तो कोर्ट उसको जाना ही है, लेकिन नॉर्मल टाइप का कोई मैटर है तो इसमें आपको उसको कोर्ट भेजने का जरूरत नहीं है, आप ही उसे समझा दीजिए और समझा करके कॉम्प्रोमाइज करा करके उसको भेज दीजिए, है ना? इसे कर देंगे तो कोर्ट का भार थोड़ा सा कम होगा। तो उसको भी फ्री लीगल एड के अंतर्गत रखा जाता है कि आप निःशुल्क तौर पे कानूनी सहायता लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें ए लगा हुआ है जी, है ना? तो ए लगा हुआ है, कहीं पर भी अगर संशोधन लग गया, एओ लग गया, तो आप समझिए कि वो अलग से जुड़ा गया है ना? मतलब कि मूल में नहीं था, जब डीपीएसपी बना था तब भी नहीं था, बाद में ऐड हुआ। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड हुआ है, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हाँ जी सर। हाँ, ये उसका ये है, अगर उसको लगेगा कि हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज तो नहीं देगी। अब ये तो स्टार्टिंग से ही आपको पहले ही बताया गया है। हाँ हाँ, लेकिन कब तक? जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं था। अब तो रिसोर्स हो गया है ना आपके पास, तो अब नहीं दीजिएगा तो शिकायत होगा आपका। बताया था ना कि इथिकली इम्पोर्टेबल ऑन गवर्नमेंट, है ना? आज से 20 25 साल 50 साल पहले नहीं देते तो होता ही कोई बात नहीं, है ना? कर, हाँ, जरूरी नहीं है, कंडीशन में। हाँ, कंडीशन है, लेकिन अब आप मना नहीं कर सकते हैं। अब आप मना करेंगे तो ऐसा पाया जाएगा कि आप जानबूझ करके इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास सारा संसाधन है ना? आपके पास तमाम रिसोर्स है। ये तब तक के लिए ही था जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं था, यानी 1950 1960 1970 1965 तक की बात थी। आज आप वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो अब आप कहेंगे कि हम नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब सीधा सा बात है कि आप मतलब कानून का पालन नहीं करना चाह रहे हैं, तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी, है ना? तो लीगली आप भले पीछे हट सकते हैं, लेकिन आपको, और ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं करती है। आप तमाम आतंकवादियों को देखिएगा तो हमने दिया है, हमने कसाब जैसों को दिया है ना? कसाब जैसों को दिया जिन्होंने निर्दोष लोगों को आकर के मार करके चले गए, है ना? वो 26/11 जो हुआ, है ना, वो तो कल्याण कहिए कि 26/11 मनमोहन सिंह थे, ये नहीं थे अभी वाले। ये अभी वाले रहते ना 26 टाइम में, तो पता नहीं चलता कि कहीं पाकिस्तान रहता है ना? ये तो थोड़ा बहुत पठानकोट का मैटर देख लिए थे क्या हुआ था, है ना? पठानकोट में हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, इनको ही वाला मामला सूट करता है, ये स्पेशलिस्ट नहीं है बीमारी के। वो मैटर नहीं कब कौन डॉक्टर बैठ रहा है, तो ये स्पेशलिस्ट है सब बीमारियां के। मनमोहन सिंह स्पेशलिस्ट नहीं थे, है ना? ये तो स्पेशलिस्ट है। ये तो खोजते हैं, अब तो खोज रहे थे कि इधर कोनो कांड हो जाए, ये खोज रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तान पहले ही से डराई ले बेचारा कि नहीं। आप देख रहे भारत ने एक टेस्ट किया, मिसाइल टेस्ट किया, अब मिसाइल वो चल गया पाकिस्तान में। ये कौन सा टेस्टिंग कर रहे हो यार? तुम्हारा मिसाइल चल गया पाकिस्तान चल गया, तो अच्छा सॉरी हम लोग तो टेस्ट कर रहे थे चल गया। चाह रहे थे कि उन्हें से एगो बम भी आ जाए,
अगर एक बम भी आ जाता ना तो ये आदमी उसका 200 बम भी गिराता पाकिस्तान के अंदर में। ये 400 पार का जो नारा लग रहा है नहीं, 500 चल जाता। तो पाकिस्तान को साफ माने भारत के विपक्ष से ज्यादा पाकिस्तान को डरे कि फिर बैक मत कर जाए कहीं। ये लोग एकदम आप हमेशा सुनते ना सीज फायर हो रहा है, कहीं बम गिर रहा है, अभी हिम्मत हो रहा है बम गिराने का। उसको पता है कि अगर हम बम गिरा दिए, गलती से एको को गिरा दिए, अगर वो अपना सेनो को समझे ले कि भाई हमारे चुनाव से के टाइम नहीं, कैसे अगर चुनाव में गिरा दिए तो ये आदमी उसका इतना फायदा उठाएगा, क्योंकि भारत का आदमी 10 गो बम फोड़ेगा, भारत का आदमी को लगेगा कि हमारा पड़ोसी में बम फूट गया है ना, सब जाके मोदी को वोट देके चला आएगा। इसलिए गलती से भी एको को बम नहीं फोड़ना है, सख्त आदेश है वहां सबको। तो देखिए आप मैंने सोचिए कि हम लोग का बम जाके गिर गया उसके यहाँ, हम लोग कह दिए कि सॉरी मिस्टेक से चल गया, और वो कुछ नहीं कहा है, उसके बाद वो कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, है ना कुछ नहीं है। तो ये है, तो उसको पता है कि अगर हम बदले में मतलब एक बम अगर भेजते ना, तो वो आदमी इतना बम भेज देता कि इससे क्या फायदा क्या होता कि भारत में इमोशनल बेसिस पर वोट मिल जाता मोदी जी को, है ना। अब 19 में जो 300 से ज्यादा सीट जो इनकी खुद की आई, वो क्यों आई? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का इंपैक्ट था, है ना। घूम घूम करके बोले कि ये देश नहीं टूटने दूंगा, ये देश नहीं बटने दूंगा, है ना। राष्ट्रवादी बात करने में तो माहिर है वो, है ना। हम लोग क्या कि जो नेता चुनाव के दिन पिटा जाता है जी, वो जीत जाता है, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ की जो जनता होती है बहुत भावनात्मक होती है, इमोशनल होती है। उतर पिटा गए लोग, और नेता सब बुझता है पिटा जाएगा ना, कपड़ा वपड़ा फट जाएगा, तब फटले कपड़ा पहन के घूम देगा पूरा, है ना। क्या है कि जनता को पता चले कि देखो हमारे मार के कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया। अब इससे क्या होता है, इमोशनल वोट मिल जाता है। आज तक भारत के इतिहास में पहला बार 400 पार हुआ, वो राजीव गांधी पार किए, और वो भी विकास के नाम पर नहीं, सद्भावना वोट। इंदिरा जी की डेथ हुई थी, इंदिरा जी के डेथ के वजह से लोगों ने सद्भावना वोट दे दिया राजीव गांधी को, नहीं तो उससे पहले भी किसी सरकार को ना नेहरू जी को मिला ना इंदिरा जी को मिला, है ना। ये कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो इनका भी नहीं होने जाने को है, 400 पार तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर गलती से अगर पाकिस्तान बम गिरा देता कि नहीं हो, तब तो ये जरूर पार करवा देते, है ना। इतना बम उसके यहाँ गिरवाते कि अपना इनका मैटर हो जाता। तो कल्याण है कि 26/11 टाइम में ये लोग नहीं था, अगर ये लोग रहता तो मैटर खत्म हो जाता उसी समय, है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं ना गिराते थे। मनमोहन सिंह बेचारे मतलब हाँ नेगोशिएशन हो जाता था, बातचीत होता था, डिप्लोमेटिक बातें होती थी। देखिए हमेशा बातचीत ठीक नहीं है। अब बातचीत बातचीत जो है उस स्लीपर सेल से थोड़ी किया जाता है जी, है ना। स्लीपर सेल आजकल स्लीपर सेल, तो ये सब जो इंडिया में हम लोग यहाँ जो बम फेंकता है, ये सब तो स्लीपर सेल है, हेडक्वार्टर तो इसका पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो स्लीपर सेल से क्यों बात करना। ये आप शुरू से देखिए कि आप राम जी को देखिए, जब राम जी जा रहे थे माता सीता को लाने के लिए, तो रावण का बहुत सारा स्लीपर सेल इंडिया में था। पंचवटी में कोई स्लीपर सेल बैठा हुआ था, है ना, जो जिसके पास उसकी बहन जाके दोनों को बुला के लेके आई थी। राम जी शांति का बात किए उससे। आप देखिए रावण जब लंका गए तो रावण को शांति दूत बना के भेजे अंगद को, कि भाई जाके कह दो कि अंतिम विकल्प दे रहे हैं, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो बर्बाद कर ही देंगे लंका को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चाहते तो पंचवटी के पास में जो रहने वाला सब जो राक्षस सब था, जो आया आक्रमण करने के लिए, है ना, जो रावण का भाई ही था, तो उससे भी बातचीत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी मैसेज दिया कि स्लीपर सेल से बातचीत नहीं किया जाता है, बात करेंगे तो सीधे मेन अथॉरिटी से, है ना, यानी कि पाकिस्तान में बैठ के बतियाएंगे कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मनसा है, कैसे क्या मतलब मान जाओगे कि नहीं मानोगे। अब मजेदार बात यह है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान वाला झगड़ा में भारत का स्थिति जो है ना, वो हस्बैंड वाइफ वाला होता है। अगर वाइफ मान लीजिए कि वाइफ को अगर आप डांटियों को बोल दिया ना कोई हस्बैंड, तो उसको सहानुभूति मिल जाता है, नहीं वो घूम घूम के कहे कि देखो हमारा डट लो, और डांटा है बेचारा कह दे कि मारा है, तो वो लोग मान जाए कि सही में पिटाई होगी, है कि नहीं, क्योंकि मार दिया होगा, इस लोग विश्वास कर लेगा। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि हस्बैंड को कोनो पत्नी बढ़िया से उपाय कर दी, घर में घर बंद करके 2-3 तमाचा बढ़िया से गाली में, है ना। अब बोलिए, अब इस बेचारे को तो सहानुभूतियों नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल, शर्म में से इतना रहेगी बतेबे नहीं करेगा, ये किसी से कहबे नहीं करेगा कि आज ना हमारी पत्नी वाला बड़ी मार मारी है, कहेगा कोई? ये कोई नहीं कहेगा। तो भारत पाकिस्तान वाला मैटर में ना, भारत पत्नी है और पाकिस्तान हस्बैंड है। हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए, जाकर के मारे, एयर स्ट्राइक किए, सब पूरे वर्ल्ड को सबूत मिला कि भारत गया था,
वो खुद अभिनंदन को वापस किया ना, अभिनंदन को खुदे वापस किया, उसके बाद भी कहता है कि हमारे यहां नहीं हुआ। इससे बढ़िया दुश्मन किसी को मिलेगा जी, कि तबीयत से पीटिए अब बाद में दुश्मन खुदे कहना भैया हमको नहीं मारे हैं, है? तो वही वाला है। अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी जाके कहेगा कि हमको कोई मारा है, कोई पीटा है, तो जल्दी कोई मानेगा नहीं कि भाई भारत तो मार ही नहीं सकता है, भारत ये सब काम कर भी नहीं करता है। और भारत अगर कह दे किसी से भी कि देखिए हमको बम फेंका है, पूरा यूएन तक मान लेगा कि हाँ ये बम फेंका होगा, उसका इमेज खराब है ना, सब जानता है कि भाई इसका इमेज खराब, इसका यही सब में इसको एक्सपर्ट है, तो ये सब काम ही किया होगा, उसका बेचारा का अपना यह खराब है। हाँ, उस पे इसलिए नहीं कर रहे हैं, उस पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए बता रहे हैं कि कहा नहीं कर रहे हैं, बता रहे कहानी देखिए। हाँ, नहीं नहीं तो उस पर नहीं ना गिरा सकते हैं, उस पर इसलिए नहीं गिरा सकते हैं कि अगर आप भारत की स्थिति को समझिएगा तो भारत की स्थिति में वो भारत के लिए अपना एक योजना बहुत पहले से बना रहा है ना, और उसका वो योजना का जो नाम है वो है स्प्रिंग ऑफ पर्ल, है ना, मोतियों की माला। उसके तहत वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब वो यहां पर अरुणाचल के अंदर में घुस गया, अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। और देखिए वो ये दोनों काम जब अक्साई चीन को कब्जा किया था, है ना, तो कब किया था? 1962 में, है ना, 1962 में, ठीक है। और 1962 में देखिए चाइना क्या करता है कि जब देखता है कि पूरा वर्ल्ड कहीं दूसरे चीज में इन्वॉल्व है ना, तब वो कब्जा करता है। 1962 में एक तो हम ऑलरेडी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, और रसिया चाइना के मैटर पर थोड़ा साइलेंट हो जाता है क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, ठीक है। और अमेरिका जो है वो हमारी मदद उस समय कर सकता था, लेकिन 1962 का डेटा उठा के अमेरिका खुद ही क्यूबा संकट में फंसा हुआ था, तो वो देखा कि अमेरिका उधर क्यूबा में इन्वॉल्व है, तब तक इधर लूट लो। अरुणाचल में कब घुसा? कोरोना में। अरुणाचल का डेटा उठा के देखिए, जब कोरोना में पूरा देश परेशान था तो उधर से अरुणाचल एंट्री कर गया। अब पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे लिए एक जैसे नहीं है ना, पाकिस्तान पिटौर है, तो पाकिस्तान को एकदम हम टाइम टाइम पर पीटते रहते हैं। चाइना को टाइम टाइम पे इसलिए नहीं पीट सकते हैं कि चाइना के साथ एक तो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है ना, मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था के संबंध पे, और बहुत सारे चीज में चाइना जो है अभी हमसे थोड़ा आगे है। तो चरहाक आदमी जो होता है ना, वो मूर्ख वाला काम कभी नहीं करता है। अब भारत पाकिस्तान नहीं है, मूर्ख नहीं है, तो भारत चाइना को सबक सिखाएगा, और अभी तो सिखाया है चाइना को। अभी जाकर के हमने वियतनाम से तेल निकाल लिया, औकात होता तो चाइना रोक लेता, वहां पर रोक लेता ना, क्यों नहीं रोका? वियतनाम जब तेल निकालने गया तो चाइना बोला कि कैसे निकाल ले लो, पूरा कमांडो उतार दिया अपना। वियतनाम कहा कि इसका उपाय कौन करेगा? आ गया भारत से मोदी जी के पास, मोदी जी हमारा तेल निकाल दीजिएगा। बोले हम तो ये डॉक्टर सब मरीज के हम इलाज कर देते हैं तुरंत, बोलो क्या करना, हमको तो मौका चाहिए। बोला तो तेल हमारे निकाल दीजिए। तो मोदी जी गुजरात का आदमी, शुद्ध व्यापारी आदमी, बोला तेल तो निकाल देंगे, तो 50% तुम्हारा 50% मेरा। तो बोला महाराज हमारा 20% नहीं हो रहा है, चलिए कम से कम 50% तो होगा। मोदी जी चल गए, गए तेल निकलना शुरू हो गया, तो चाइना का कमांडो सब पीछे से पहुंचा। बुतरू होता है सब, भारत के आर्मी के सामने ना, भारत के आर्मी का जवान खड़ा होगा ना तो वो सब बौना लगेगा, देखिए कि डर जाता है। देखिए हम लोग का जवान मरने से नहीं डरता है, ये हम लोग का आत्मविश्वास है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे चाइना को पीछे छोड़ दिए जनसंख्या के मामले में, तो हमारा हर जवान को पता है कि अगर हमको कुछ हो भी जाएगा तो मेरे घर पे मेरा 2 भाई है, 2 बहन है, वो हमारा माँ बाप को संभाल लेगा। और चाइना की पुरानी पॉलिसी, एक ही लड़का, उसको मालूम है कि अगर हम मैटर में मरा गए तो हमारे माता पिता का काम खत्म। उनके सैनिकों का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता है हमारे सैनिकों की तुलना में, है ना, क्योंकि उनका एक ही पॉलिसी है, माँ बाप का एगो बेटवे है, उनका नीति ही वही था। तो वो अगर मरा गया तो मैटर खत्म हो गया उधर, तो वो सब मरने से डरता है, तो सबका कॉन्फिडेंस, तो दूर से पत्थर फेंकेगा। अब पटका पटकी हुआ तो था लद्दाख में, हमारा बिहारी रेजिमेंट था, गोदना गोद के मार दिया था सब। गोदना समझते हैं ना, चाइना का गोदना समझते हैं? अरे उसी का नया का नाम आजकल टैटू है, आधुनिक नाम उसको टैटू से बोलता है। तो हमारे बिहार का जवान सब गोदना गोद दिया था लेके चाकू से, नहीं आओ पगला सब। क्या कर लिया चाइना? डोकलाम में क्या कर लिया चाइना? कोरोना में हम फंसे हुए थे इसलिए अरुणाचल एंट्री हो गई, लेकिन हम जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तमाम तरह के अलायंसेस बना रहे हैं, और उस अलायंसेस से हम डिप्लोमेटिकली तरीके से चाइना को बैलेंस कर रहे हैं, है ना।
हम हर तरह से कंट्रोल कर रहे हैं उनको। अगर वो हमको कहीं पे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। अगर उनका स्प्रिंग ऑफ पर्ल काम कर रहा है तो हमने भी पीछे पीछे डायमंड नेकलेस तैयार कर दिया है। हमारे पास भी ओमान में को मिल गया है बैरियर, ओमान में हमने भी अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी है ना। और वहां से इनका इधर से जो सीपीसी बन रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान से चाइना जाएगा, है ना, तो उस पर हम यहाँ से हमारी आर्मी नजर रख रही है। जिस दिन अगर एक को बंदूक बारूद गया तुरंत बम मारेंगे, मैटर खत्म कर देंगे यहीं पर, है ना। तो ये तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर लिए हैं, ओमान से, एगो ईरान से चाबहार ले लिए हैं, तो चाबहारों से नजर रखे हुए हैं और ओमानों से नजर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि केवल वही कि ऐसा नहीं है कि केवल वही कर रहे हैं, हमारे द्वारा भी ये चीज चल रहा है। लेकिन हाँ, अब ये है कि चाइना से डायरेक्ट युद्ध करना हमारे लिए अभी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए बेवकूफी और समझदारी में बहुत महीन धागा का अंतर होता है। भावना में पड़ करके अगर हम चाइना पर अभी हमला कर दे तो इससे हमें बहुत तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और ये कभी चाइना भी नहीं कर सकता है। चाइना को भी पता है कि जब इकोनॉमी की बात होगी तो हमसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस उनकी होगी, अगर वो हमसे युद्ध करेंगे तो हमें भी होगा लेकिन उन्हें भी होगी। इसलिए वो भी कभी भी डायरेक्ट हमारे साथ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी मैटर चल रहा है, आज धीरे धीरे हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वर्ल्ड में कोई मैटर हुआ गंभीर, उस दिन हम भी घुस जाएंगे। घुसने में क्या है ना। वो तो इंतजार का समय चल रहा है ना। एक टाइम पे हम कमजोर थे, हमको धोखा मिला, है ना। अब आप किसी के साथ लॉयल हैं और कोई आपके साथ डबल डेट कर रहा है, तो ऐसा आपकी गलती थोड़ी है, कर रहा है ना। आप ठीक है ना। हमने 1962 में ये नेहरू जी ने पाकिस्तान से समझौता, चाइना से समझौता, हिंदू चीनी भाई भाई, और रात में भाई भाई के घर में घुस गया। तो ये तो उसकी नाकामयाबी है, या उसकी जो है उसकी वफादारी नहीं थी हमारे प्रति। तो उसने हमेशा उस तरह की चीजें की हैं। 1958 के अंदर में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप हमें ऑफर हुआ था, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हमें मिलनी थी। नेहरू जी को ऑफर हुआ था, लेकिन नेहरू जी के डिप्लोमेटिक मिस्टेक था कि नेहरू जी ने कह दिया कि बड़ा भाई को दे दीजिए, हम बाद में लेंगे। आज वही बड़ा भाई हमें नहीं बनने दे रहा है। तो ये हमारी कुछ इतिहास में कुछ हमारी भूलें रही हैं, जिसका कीमत हम वर्तमान में चुका रहे हैं, है ना। लेकिन अब वो 1962 वाला इंडिया भी नहीं रहा कि वो कुछ भी कर लेंगे, है ना। हम भी इंतजार में हैं, जिस दिन हमें भी मौका मिलेगा उस दिन हम भी उनको दिखा देंगे किस तरह से। और बहुत मैटर पे दिखा रहे हैं, बहुत सारे मैटर पर चाइना हमसे परेशान है। हमने जो एक बना दिया, बीपीएससी मेंस के अंदर भी पूछा गया था, हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ ले लिया, हमने अमेरिका को लेकर के, हाँ, क्वाड हमने बना दिया। अब दक्षिण चीन सागर में परेशान है चाइना कि इंडिया पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हम बैठे हुए नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में हमारा जो विदेश मंत्री है वो एक यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास, वो नाक में दम किए हुए सबके, है ना। वो अकेला एस जयशंकर साहब एक ऐसा आदमी है कि डिप्लोमेसी के मामले में, फॉरेन रिलेशन के मामले में पूरा चाइना को या पूरा वर्ल्ड को, इवन अमेरिका तक को, किसी भी मुद्दे पर अमेरिका तक को भी रगड़ने में हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो चाइना को कौन पूछता है ना। अमेरिका को भी धर के रगड़ देते। जो बाइडेन ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हम भारत को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर करते हैं विदाउट वीटो। वीटो का पावर नहीं देंगे, लेकिन हम आपको ऑफर करते हैं। भारत ने कहा कि एक काम करो, अपना ऑफर अपने पास रख लो, है ना। क्योंकि विदाउट वीटो क्या है, डेरी मिल्क है। डेरी मिल्क खिला के हमको मनाने की कोशिश कर रहे हो कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का मतलब ये कि वीटो दो। वीटो के बिना वहां जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेम्पररी मेंबर तो हम हैं ही पहले से, परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। परमानेंट मेंबरशिप का एक ही फायदा है कि वीटो मिल जाएगा। वीटो मिल जाने का मतलब हुआ कि हम जो चाहेंगे वो हम करवा पाएंगे। और कह रहा है कि आ जाइए, हम आपको वीटो का पावर नहीं देंगे। भारत ने कहा कि आप अपना अपने पास रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब जो आवश्यकता पड़ेगी, जो हमको लगेगा सही गलत, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, उसमें आपको कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इजराइल जैसे मित्र को, इजराइल से हम लोग बतियाते हैं, ठीक, आज जाकर के यूनाइटेड नेशन जब वोटिंग करना होता है तो इजराइल के खिलाफ में वोटिंग करके आते हैं। फिर भी इजराइल कहता है कि भारत मेरा अच्छा मित्र है, क्योंकि समझ रहा है कि स्थिति क्या है ना। भारत कभी भी अपना इमेज खराब नहीं करेगा, है ना। हमारा जो एक सॉफ्ट पावर का जो इमेज है, हम नहीं चाहते कि हार्ड पावर हम बने, है ना। सॉफ्ट पावर मतलब कि लोग जानता है कि भारत युद्ध नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। चाइना को सब जानता है कि चाइना चोर है ना, पाकिस्तान आतंकवादी है, ये सब लोग जानता है। लेकिन भारत को सब जानता है कि भारत शांति प्रिय देश है ना। कहीं फॉरेन में जाइएगा, लोग जान जाए कि भारत का आदमी है तो सम्मान से बात करेगा। आज जानेगा चाइना का है तो कि चोर है, कोई ना कुछ उठा के लेके जाएगा, है ना। अगर पाकिस्तान का है तो डर है कहीं बम न गिरा दे,
तो आदमी सब ठीक से मॉनिटरिंग करता है, तो ये हमारा सम्मान है और इस सम्मान को हमें खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कभी भी कुछ करेंगे तो वो लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए, चीजों को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे, ताकि वो किसी तरह से कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए यहाँ पर इन्हीं लोगों के इनसे पहले भी जो गवर्नमेंट थी या अभी भी तमाम लोगों को जो फांसी हो रही है, तो सब में हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को हम फ्री लीगल एड नहीं देंगे, और उसके माध्यम से कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, कोर्ट समय सीमा तय करता है, कोर्ट डेट निश्चित करता है, और उसी के हिसाब से इनको जो है सो फांसी ग्रांट होती है, इनको फांसी उसी जो है सो भी प्रोसेस उनका किया जाता है। तो हम ये देने का मतलब ही हुआ कि भारत पूरी तरह से क्या है, तो भारत रूल ऑफ लॉ का स्टेट है, विधि के शासन के अंतर्गत भारत काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। अब देखिए आर्टिकल 40 जो है, तो गांधी जी जो थे वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, है ना। तो वो पंचायती राज की बात करते थे कि भाई पंचायतों का विकास होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र जो है वो गांवों में बसता है ना। लोकतंत्र कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेसी को आपको मजबूत करनी है तो गांव को मजबूत करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप ग्राम पंचायत बनाइए और ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा पावर दीजिए, है ना। आई थिंक ये बात मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब भी बताया था, है ना, कि उन्होंने कहा कि गांव को पावर दीजिए, और गांव से जो आपको पावर बचता है वो पावर आप प्रखंड को दीजिए, ब्लॉक को दीजिए, ब्लॉक से जो बचता है वो आप डिस्ट्रिक्ट को दीजिए, डिस्ट्रिक्ट से जो बचता है वो आप स्टेट को दीजिए, और स्टेट से जो बचता है वो आप कंट्री को दीजिए। यानी सबसे ज्यादा पावर गांव को और सबसे कम पावर देश को, और पावर को इस तरह से डिसेंट्रलाइज करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन अब सुझाव गांधी का था, कोई काट भी नहीं सकता था। लेकिन अंबेडकर साहब जो थे संविधान सभा में, उन्होंने कहा कि भाई गांव में लिटरेसी रेट ठीक नहीं है, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। अगर गांव को हमने पावरफुल बना दिया, अगर गांव को हमने बहुत ज्यादा पावर दे दिया, तो इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है सो वो खतरे में पड़ जाएगी, और यहां पर जो है सो लोग पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भेदभाव ऑलरेडी ज्यादा होता है गांव के अंदर में, है ना। अभी भी देखेंगे गांव में कोई तबीयत खराब होगा ना तो डॉक्टर से नहीं दिखाएगा, है ना, वो जाके चल जाएगा कोनो मंदिर उंदिर में, चाहे कौन चल जाएगा कोनो बाबा के पास, है ना, चाहे कौन चल जाएगा कोनो मैंने दूसरा आदमी सबके पास जो इधर उधर का काम करेगा, है ना, झाड़ू उड़ू से झाड़ देगा धर के, है ना, झाड़ू से झाड़ देगा, कोनो चाउर फका देगा, लो चाउर फाक लो, है ना, ये सब काम कर देगा, कोनो इनार झकवा देगा, इतनी इनार झाक लो, ऐसा काम करवा देगा, है ना। तो इस तरह का चीज करवाएगा। अब उसे ठीक होगा? उसे तो ठीक नहीं ना होगा जी, है ना। तो कितना आदमी सब कहते, कितना तक कि हमारा पर मैया आइलो, कौन कहता है हमारा पर बाबा आइलो, है ना, नहीं कहता है। दुर्गा पूजा को टाइम में तो एकदम जबरदस्ती कर देता है सब कि हमारा पर मैया आइलो, माने जिसको ठीक से दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक भी नहीं आएगा, ठीक से कहा जाए कि गायत्री मंत्र का ही उच्चारण ठीक से कर दो, नहीं कहो, कहता है हमारे पर मैया आइलो। ठंडा के दिन में नहाएगा नहीं जल्दी, है मैया आइलो। अरे पगला, शुद्धता पवित्रता भी कोई चीज होता है कि नहीं होता है? फिर भी आदमी सब ऊपर विश्वास कर लेता है जी, चल जाएगा चाउर फकवावे खातिर, है ना, भेदभाव होगा। तो वही अंबेडकर साहब कहे कि महाराज गांव को दे दीजिएगा पावर ना, सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत है कि गांधी जी का विचार था, कैसे इग्नोर करे? तो सब कहा कि एक काम करते हैं, गांधी जी संविधान सभा में तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, गांधी जी वाला जो सुझाव है ना उसको डीपीएसपी में डाल देते हैं। अब डीपीएस में डाल देने का क्या फायदा हुआ? इट्स नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट। गांधी जी का बात तो रह गया कि आप जो कहे थे देखिए हम संविधान में रख लिए, आज संविधान में ऐसा जगह पर रखे जहां पर बाध्यकारी नहीं है, लागू ही नहीं होगा। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, अब पहली बार पंचायत राज लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को, और वो भी संवैधानिक रूप से बाध्यता के तहत नहीं,
संवैधानिक बाध्यता तो 1992 में हुआ, और 1993 में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी का सुझाव था, सब लागू कर दिया, लेकिन कंसेप्ट क्या दिया? ई वाला कंसेप्ट नहीं, ई वाला कंसेप्ट कि सबसे पावर देश यूज करे, देश के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद विलेज, है ना। मतलब कि ऊपर से पावर नीचे जाएगा, नीचे से पावर ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज यहां पर किया गया। क्लियर है कि सबसे ज्यादा पावर स्टेट, देश के पास, उसके बाद राज्य के पास, फिर जिला के पास, फिर ब्लॉक के पास, फिर प्रखंड के पास। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको जो है सो जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करने का काम किया गया। क्या नीति आयोग जो बना है, नीति आयोग का बेसिक कंसेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद। तो वो केंद्र के स्तर पे अपना पॉलिसी मेक जरूर करता है, लेकिन राज्यों को साथ में लेकर के करता है, ताकि राज्य के नीड्स को ध्यान रखे। इससे पहले ऐसे ही काम योजना आयोग भी करता था। योजना आयोग का भी प्लान तो ये देश से केंद्र पे बनता था, लेकिन योजना आयोग की दिक्कत ये थी कि योजना आयोग राज्य को अपने साथ नहीं रखता था। इसके लिए एक अलग से बताया था टीम, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री बैठते थे। तो योजना आयोग की वजह से क्या हुआ कि देश में विकास तो हुआ, लेकिन ऐसा विकास हुआ कि एक ही टाइम पर देश का एक हिस्सा विकसित हो गया, एक हिस्सा जो है सो विकसित नहीं हो पाया, अविकसित रह गया, है ना, अनडेवलप्ड रह गया। तो इस तरह की दिक्कत हो गई। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि भाई इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। तो ठीक तरह से एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो हम राज्य को साथ में मिलाए, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया? नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग में जब प्लान बनता है तो प्लान बनने के टाइम में ही राज्य के मुख्यमंत्रियों को बिठाया जाता है। जबकि योजना आयोग में प्लान बन जाता था, उसके बाद प्लान चेक करने के लिए दिया जाता था राज्य के मुख्यमंत्रियों को। तो राज्य के मुख्यमंत्री प्लान बना नहीं सकते थे, प्लान में संशोधन कर सकते थे बस, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम प्लान बनाते वक्त ही आपको शामिल रखेंगे। ठीक है। ये किसका फोन बज रहा है जी? तुम्हारे बज रहा है। उतना समझाया था कि साइलेंट रखना है। आदत लगा लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये क्या है और किस तरीके से। ठीक है। तो गांधी जी के अप्रोच पर इसको जो है सो लागू कर दिया गया। क्लियर है। तो लेकिन गांधी जी की बस आइडियोलॉजी रखी गई, गांधी जी का वो विचारधारा व्यवहारिक तौर पर नहीं रखा गया, है ना। लेकिन आर्टिकल 40 को यहां पे शामिल कर लिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41। बाकी पंचायती राज के बारे में आप बहुत अलग से चीजों को पढ़ेंगे, अलग चैप्टर ही है जहां पे संशोधन होगा, 243A आएगा, यहां पर वो सब बातें नहीं है। आर्टिकल 41 लेंगे कि कुछ विशेष स्थिति में सरकारी सहायता, इन सम रेयर कंडीशन गवर्नमेंट असिस्टेंस, कुछ विशेष परिस्थिति में सरकारी सहायता। तो कुछ विशेष स्थिति में, अब एक प्रकार से आप देखेंगे तो 40 भी तो लागू है, ये ना है जी, 40 के तो लागू है। हम लोग यहाँ पंचायती राज हो ही रहा है, चुनाव होबे करता है, सब चीज चलबे करता है। तो इसके बाद आर्टिकल 41 कह रहा है आर्टिकल 41 क्या कह रहा है? सरकारी सहायता, है ना, गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस इन सम रेयर कंडीशन, है ना, यानी कुछ विशेष परिस्थिति में। ठीक है। कुछ विशेष ऐसा परिस्थिति होगा तो क्या करेगी सरकार? आपको सहायता करेगी, है ना। विशेष परिस्थिति में सरकारी सहायता, तो सरकार तो वो करवे करती है ना। तो विशेष परिस्थिति जैसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, विधवा, है ना। अब देखिए कोई अगर विधवा महिला है तो विधवा पेंशन दिया जाता है ना। ठीक है। इसके अलावा आजकल अगौर है जी बुढ़वा पेंशन, है ना। ना होगा ना, वृद्धा पेंशन बोलते हैं, है ना,
हाँ तो बुढ़वा पेंशन है। तो अगला सब जवान जवान आदमी सब गहुआ में अपन बुढ़वा पेंशन बनवैले है, पेंशन लेवे के चक्कर में, खाली कि सरकार पैसा देगी ओकरा चक्कर में ना। तो एक तो विधवाओं को मिलता है सहायता, इसके अलावे एक तबियत खराब हो गई है ना। तो वृद्धा हो गया, हाँ विकलांग डिसेबिलिटी है ना, कोई आदमी देखते हैं अगर अब विकलांग हो गया तो उसको साइकिल मिलता है ना, पैसा मिलता है। हाँ अब मोदी जी दिव्यांग दिव्यांग कहते हैं, है ना। तो हाँ मतलब बिल्कुल, अगर कोई घर जल गया, बाढ़ आ गया है ना, फ्लड व्लड में किसी का घर और बह गया, तो मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में सरकारी सहायता, ठीक है। तो अलग अभी मतलब जैसे अभी गर्मी बहुत बढ़ रहा है ना, तो ऐसे में देखते कहीं कहीं आग लग जाता है, तो आग लग जाता है तो बहुत सारा संपत्ति जल जाता है लोगों का, तो उसमें भी सरकार सहायता उपलब्ध कराती है, गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है। तो विधवा की स्थिति में, है ना, वृद्धा की स्थिति में, है ना, अगर आप वृद्ध हैं तो, अगर आप दिव्यांग हैं, है ना, डिसेबल है तो मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ एक और होता है प्रौढ़ शिक्षा, है ना, ओल्ड एजुकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा बोले तो जो बूढ़े लोग हैं उनको पढ़ाना लिखाना, है ना, ये लोग को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है जी। नहीं तो गांव में जितना बूढ़ा आदमी सब है, आप देखते होंगे हर गांव में के बीच में एक होता है पीपल उपल का पेड़, है ना। अभी से खूब कैसे गर्मी चल रहा है, तो फर्स्ट क्लास के वहां सब अपन अपन खटिया उटिया बिछा लेगा, है ना, बुढ़वा लोग बिछा लेंगे अपना खटिया उटिया, अब पूरा गांव का बात बतिया देगा सब। आपको पता हो चाहे नहीं, वो लोग को पता होगा कि किसके घर में किसकी औरत यहाँ पे है, किसकी गई है अपने मायके, किसका अपने सास से झगड़ा चल रहा है, कौन अपना ससुर के बोले चाय दी है कि नहीं दी है, सब झगड़ा का मीटिंग सब कर देता है वहां पर, का है कोई काम नहीं है। सरकार इस बात को समझ गई कि भाई मैटर बहुत खराब कर रही सब, है ना। गांव भर के बात बतिया, कोई अगर लड़का दिख गया जाते हुए ऐसा नहीं, अब सब बुढ़ बैठ के मीटिंग कर रही, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना। कोई लड़की दिख गई जाते हुए, अब पूरा मीटिंग करेगा अपना, पूरा उस पर बायोडाटा खंगालेगा, काम ही नहीं है कोई, आना है तो बैठ के ताश खेलेगा सब, यही करता है। और जो बूढ़ी माता लोग हैं, देखो तो कह दीजिए तो बढ़िया हो गया है जी, एगो आजकल है ना, बहुत दिन से शिव चर्चा, है ना। तो उन लोग का तो मैंने मिला कि आजकल ट्रेंड ठीक हो गया है, वो लोग अपन शिव चर्चा में इन्वॉल्व रहती है, तो उनमें दिक्कत नहीं है ना शिव चर्चा में। लेकिन अब शिव चर्चा में जाके शिव जी का चर्चा करे तो ठीक है, अब जा करके वहां अपन अपन परिवार के चर्चा शुरू करता है सब, है ना। और तो ये आज ना खाना बने लो टाइम पर, अब भाई गए हैं तो दूसरा ना काम करिए, सरकारी बात बुझ गई कि सबको बड़ी दिक्कत है जी यहाँ पर। तो ये लोग का है दिक्कत है, ये फ्री बैठल है इसलिए ना, तो कहा कि काम करो सबको पकड़ के स्कूल लाओ, क्योंकि लोग पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा रहता था ना, बैठ के कम से कम किताबें पढ़ता, कुछ लिखे पढ़े होता, कुछ तो करता अपना बैठ करके। तो बोला कि काम करो, इस सबको उठाओ, इस सबको स्कूल बुलाओ, है ना। और स्कूल में जो 10th बोर्ड में जो बच्चा है, वो लोग का काम है कि अपने गांव के जो वृद्धजन हैं उनको पढ़ाएं स्कूल में। आप देखे होंगे, हाँ बिल्कुल, एसएसटी का जो एग्जाम होता है अब मैट्रिकुलेशन में बिहार बोर्ड में, वो 80 नंबर का होता है। अब 20 नंबर स्कूल को देना होता है, आई 20 नंबर वाला यह सब एक्टिविटी पर विद्यार्थी को मिलता है ना। तो ये यहां पर कि भाई प्रौढ़ शिक्षा कि उनको बुलाना है, गांव से उठा करके लाना है, उनको पढ़ाना है, उनको एजुकेशन देना है, एजुकेशन दे करके उनको कहना है कि भाई आप जो है सो होमवर्क करके आइएगा फिर कर लो। तो इससे क्या होगा कि जब इस सब काम में लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएगा, पढ़ने लिखने लगेगा, तो कम से कम ये जो गांव भर का जो चर्चा करता है ये सब चर्चा नहीं करेगा। हाँ? दिया था। तो जाके पूछना स्कूल में प्रिंसिपल साहब से कि काहे इसको काम डॉक्यूमेंटवा पर करवा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल करवाइए, है ना। हाँ मुखिया से होता है, और फिर स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से ये नंबर ग्रांट होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस सब चीज का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि इन सभी स्थिति में कह रहे कुछ विशेष स्थिति में सरकारी सहायता, तो ये सब सिचुएशन में गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है सो वो प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या क्या? हाँ नहीं, ये इस जो क्रेडिट कार्ड है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है,
है ना, छात्रवृत्ति है वो, ठीक है, तो वो अपलिफ्टमेंट के लिए दिया जाता है, उनके विकास के लिए दिया जाता है, तो अलग 47 के अंतर्गत में दिया जाएगा। यहाँ पर है कि कुछ आपकी विशेष परिस्थिति, कुछ ऐसा आपके साथ दुर्घटना घट गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में आपको वो देने का काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आपके साथ अगर कोई रेयर कंडीशन हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, कोई इंसिडेंट हुआ, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको असिस्टेंस जो है सो वो उपलब्ध कराएगी, यानी कि आपको सहायता उपलब्ध कराएगी। क्लियर है? यहां तक मुझको दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।